मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आप तशरीफ़ लाए। जनाब सरवर आलम साहब के इंतखाबी जलसे को कामयाब बनाने के लिए, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप तमाम की दुआ और ताईद और वोट की वजह से दोबारा कोचा दामन में इंशाअल्लाह पतंग छाप का उम्मीदवार कामयाब होने जा रहा है। शह नशीन पर तशरीफ़ फरमा जनाब हमारे भाई इम्तियाज़ गुड्डू साहब, जनाब मुखिया शाहिद आलम साहब, जनाब बादशाह साहब, जनाब मौलाना नासिर क़ासमी साहब, जनाब मौलाना आफाक बदरी साहब, जनाब मतलूब आलम साहब, जनाब मुखिया अंजर आलम साहब, जनाब मुखिया शहबाज आलम साहब और मोअज़्ज़िज़ उलमाए किराम और मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब जो महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर भी हैं, साबिक़ा रुकन पार्लिमान भी है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं सबसे पहले जनाब इम्तियाज़ गुड्डू बाबू का, उनके भाई बादशाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग बेलौस तरीक़े से मजलिस के साथ और अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर इस इंतखाबी मुहिम में पुरजोश तरीक़े से पूरा अपनी ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला उनकी मेहनत जनाब सरवर आलम साहब को यहाँ से नया विधायक मुंतखब करवाएगी इंशाअल्लाह। मैं साथ ही साथ आपके बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 5 साल पहले आपने जनाब इज़हार रज़वी साहब को एक भारी अक्सरियत के साथ 79,000 वोट आपने उनको दिलवाए, और फिर 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में 65,400 वोट, सबसे ज़्यादा वोट कोचा दामन विधानसभा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिले। तो मुझे यकीन है कि आने वाले असम्बली के इलेक्शन में यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला आप तमाम के साथ और दुआओं की वजह से जितने वोट इज़हार रज़वी साहब को मिले थे, मुझे यकीन है कि अब की बार 85,000 पार वोट आप यहाँ से कोचा दामन से मजलिस को दिलाएंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी अहम बात यह है कि इज़हार रज़वी साहब को, अंजर नईमी साहब को और रुकनुद्दीन साहब को, वो जोकीहाट का शाहनवाज़, इनको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से तोड़ कर लेकर गया। और आज आप देखते हैं कि तेजस्वी यादव ने और आरएसएस ने इनको धोखा दिया, इनको इस्तेमाल किया और उनके पीठ पर खंजर घोंप कर उनको छोड़ दिया। मगर मैं शुक्रगुजार हूँ इज़हार रज़वी साहब का कि मैं जाकर उनसे ख़ुद मुलाकात किया और बड़ी गर्मजोशी के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ वो मुझे मिले। मैं उनको अपने गले से लगाया और मैंने उनसे वादा किया कि हाजी साहब, अब आप इंशाअल्लाह ताला कहीं पर नहीं जाएंगे और आपका साथ, आपकी सरपरस्ती हमको हासिल होना चाहिए। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। चौथी बात ये अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई पिछले 11 साल से लड़ रही है और हमारे ख़िलाफ़ लोग वाहियात किस्म की बातें करते हैं और कहते हैं कि ओवैसी तेलंगाना छोड़कर यहाँ क्यों आया। मैं 11 साल से आ रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक ज़िंदा रखेगा मैं यहाँ पर आता रहूँगा। कोई ताकत मुझे रोक नहीं पाएगी। और जो लोग सीमांचल के ताल्लुक़ से इंसाफ नहीं करना चाहते, उनकी तमाम चीज़ों को मैं आपके सामने रख चुका हूँ। मिसाल के तौर पर 75 साल से सीमांचल हो या बिहार हो, यहाँ पर सरकार कभी राजद की रही, कांग्रेस की रही, जेडीयू की रही, बीजेपी की रही, इन तमाम सरकारों ने सीमांचल से इंसाफ नहीं किया। ना बिहार के 17% अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों से किया। और यही वजह है कि सीमांचल में 90% हमारी बेटियां जब बच्चा जन्म देती हैं
तो अस्पताल में नहीं अपने घर में देती हैं। यही वजह है कि 50% बच्चे सीमांचल में जो अपनी माँ की कोख में 9 महीने रहने के बाद पैदा होते हैं, उसमें से 50% बच्चे मृत्यु दर हो जाता है, 50% बच्चे अविकसित बच्चे होते हैं। बताओ, जो आज असदुद्दीन ओवैसी को गाली देते हैं, तुमने इन बच्चों की जान बचाने का कोई इंतजाम क्यों नहीं किया? पूरे सीमांचल में मैं आपको बता रहा हूं, एक अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के घर की आमदनी 2630 रुपये है, जिसमें से 50% तो कर्जा अदा करने के लिए चला जाता है। बताओ तुमने आमदनी बढ़ाने के लिए क्या किया? चौथी बात यह है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कर्जा पैसों का समझ में आता है, मगर ये ऐसा कौन सा कर्जा सीमांचल की जनता पर इन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने डाल दिया कि हमने 15 साल लालू को और उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, हमने 4 साल तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया। बताओ कोचा दामन की जनता, तुमने सरकारें बनाई मगर आपकी जिंदगी में खुशहाली क्यों नहीं आई? आपने सरकारें बनाई तो सीमांचल से इंसाफ क्यों नहीं हुआ? तुमने वोट डालकर सरकार बनाई मगर आज भी बाढ़ आता है और बाढ़ से हमारी जमीन कट जाती, जमीन कटने के बाद यहाँ पर मुआवजा नहीं मिलता है। पूरे सीमांचल में 1 डिग्री कॉलेज है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, कोचा दामन में इंशाअल्लाह ताला सरवर आलम को कामयाब करिए, कोचा दामन में डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं पार्लियामेंट में लड़ूंगा कि कोचा दामन में एक रेलवे स्टेशन भी खुलने की जरूरत है, इसके ताल्लुक से भी हम नुमाइंदगी करेंगे। मगर हमारा सवाल बुनियादी है कि तुमने सेहत के मैदान में अस्पताल क्यों नहीं खोला? तुमने पीएचसी सेंटर में डॉक्टर और दवाओं का इंतजाम क्यों नहीं किया? आप जानते हैं कि बिहार और सीमांचल में अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान बेटी बेटियां 90% 12वीं जमात का इम्तिहान पास नहीं कर पाती, और आज कहते हैं कि ओवैसी ये है, ओवैसी फलां टीम का है। अरे बताओ, जब तुम 90% मुस्लिम बच्चे और बच्चियों का 12th स्टैंडर्ड का 12वीं जमात मुकम्मल नहीं कर पाते, तो आपने तो सरकार बदलने के लिए वोट दिया। उन सरकारों ने क्या किया? क्या तुम जानते हो रहमत पारा की सरजमीन पर बसने वाले गयूर लोगों, 37% के करीब मुसलमान ऐसे हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते। आपने सरकार बदल दी, आपको क्या हासिल हुआ बताइए? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हाल सीमांचल का है। आप जानते हैं कि बिहार में एम्स बनता है, बिहार में एम्स बनता है, मगर सीमांचल में एम्स नहीं आता है। बिहार में आईआईटी आता है, मगर सीमांचल में आईआईटी नहीं आता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि गया में आईआईएम आता है, गया में आईआईएम आता है, मगर सीमांचल में नहीं आता है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं खोली जाती है। नेशनल कौमी लॉ कॉलेज पटना में आता है, सीमांचल में नहीं आता है। आपने सरकारें बदल दी, मगर कोई फैक्ट्री का इंतजाम यहाँ पर नहीं होता है। दरभंगा में, भागलपुर में सब बनता है, सीमांचल को लावारिस बना के रख दिया गया। आज चाहे राजद हो, बीजेपी हो, नीतीश कुमार हो, कांग्रेस हो, इनकी जबान से एक ही चीज निकलती है। बीजेपी ये कहती है कि ओवैसी एंटी नेशनल है, घुसपैठियों की मदद करता है, और ये राजद के लोग बोलते हैं, कांग्रेस के लोग बोलते हैं ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। कभी तुम सीमांचल के बारे में बात क्यों नहीं करते? तुम सीमांचल की वो बेटियां जो बच्चा पैदा करके बच्चा मर जाता है, तुम उनके बारे में क्यों नहीं बात करते? जो माँ अपने औलाद को बीमार देखती है,
और अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस या रोड नहीं है और बच्चा उस माँ के सामने मर जाता है, तुम उसकी बात क्यों नहीं करते कि एक बच्चा स्कूल को जाने के लिए नदी है, कश्ती में बैठता है, गिर के डूब के मर जाता है, तुम उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? तुम आज बोलते हो सरकार बदलो। अरे 16 साल का बच्चा कोचादामन को, किशनगंज को, बैसी को, अमूर को छोड़कर, ठाकुरगंज को छोड़कर, अररिया को छोड़कर पंजाब चला जाता है, दिल्ली चला जाता है, मुंबई चला जाता है, हैदराबाद चला जाता है, तमिलनाडु चला जाता है। अरे तुम 1 करोड़ सीमांचल का नौजवान पलायन करता है, मगर तुमको सिर्फ ओवैसी दिखता है, तुमको सिर्फ घुसपैठिया दिखता है, तुमको सिर्फ वोट कटवा दिखता है। अरे जालिमों, बताओ तुम सीमांचल पे बसने वाले इंसान नहीं है क्या? तुमने इन इंसानों के लिए क्या किया? तुमने इनकी जिंदगियों को बर्बाद करके छोड़ दिया। तुमको अगर मुझसे नफरत है, तुम ये समझते हो कि मेरा वजूद सीमांचल से इंसाफ करने के लिए रोकता है तुमको, तो बताओ कोई चौराहा सीमांचल का, मैं खड़े होता हूं, मेरी जान ले लो, मगर सीमांचल की जनता से इंसाफ करने का वादा करो। अगर तुमको ये समझ में आता है कि ओवैसी को मारने से सीमांचल को इंसाफ तुम दोगे, तो ले लो मेरी जान, मेरे खून का एक एक खतरा इस सीमांचल के लिए कुर्बान करने को तैयार हो। मगर याद रखो, जब तक जिंदा रहूंगा, तुम्हारी ये झूठ, तुम्हारे इल्जामात को मैं अपनी जूती पर रखता हूं, मेरे दिल पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि तुम झूठे हो। तुमने इस्तेमाल किया सीमांचल की जनता को। आज नरेंद्र मोदी आकर बोलते हैं, अमित शाह बोलते हैं कि सीमांचल में घुसपैठी है। बताओ देश का प्रधानमंत्री ओवैसी है या मोदी है? बताओ देश का गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, वजीर दाखिला अमित शाह है या गुड्डू बाबू है? चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है या बादशाह है? मुख्यमंत्री तुम्हारा प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, और तुम्हारी नाक के नीचे अगर कोई घुसपैठी सीमांचल में घुस रहा है तो इसमें हमारी गलती क्या है? तुम्हारा निकम्मापन है। तो पलटा के बोलेंगे नहीं ओवैसी तुम उनको पकड़ना। अरे शेर चूहों का शिकार नहीं करता, बड़े बड़े का करता है। तुम अपना काम नहीं कर सकते और सीमांचल की जनता को बदनाम कर रहे हो। अरे बताओ तुमने सीमांचल में क्या किया? क्या तुमने दिया? नरेंद्र मोदी 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, सीमांचल में क्या दिया? रिश्वत दिया। ब्लॉक के दफ्तर में चले जाओ, लोग परेशान हैं, पुल बनता है 2-2 मर्तबा गिर जाता है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि सीमांचल में जो 90% बच्चे इंटर पास नहीं हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला ओवैसी उनको इंटर पास कराने की कोशिश करेगा इंशाअल्लाह। और इंटर पास कराकर नहीं छोड़ेंगे, हम दुआ करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनको साइंटिस्ट बनाया जाए, ताकि सरजमीन के नीचे जो पानी में यूरेनियम है, आर्सेनिक है, वो बच्चा साइंटिस्ट इसका हल निकाल सके। हमारी बेटियां डॉक्टर बनेगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि सीमांचल में हमारी बहनों और बेटियों को कैंसर और टीबी हो रहा है, उसका इलाज तलाश करेंगे। बच्चों को इंजीनियर बनाया जाएगा, ताकि हमारा बेटा ऐसा ब्रिज बनाएगा जो नीतीशवा का ब्रिज जो 6 महीने में टूट जाता, ये 60 साल ब्रिज रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मजलिस करना चाहती है। हम चाहते हैं कि किशनगंज में और अरारिया में किसानों के लिए खरीदी का सेंटर बनाया जाए, कोल्ड स्टोरेज के सेंटर बनाए जाए। ये सब मजलिस करना चाहती है। आप इस बार अगर बड़ी तादाद में मजलिस के प्रत्याशी को अपना विधायक एमएलए बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला यकीनन होगा। और लोग बोलते हैं कि अरे ओवैसी तुम तो पार्लियामेंट में एक हो। अरे मेरे भाई, तादाद से कुछ नहीं होता,
अगर तादाद से होता तो बदर के मैदान में 313 को अल्लाह गलबा अता नहीं करता। अगर तादाद होता तो टीपू सुल्तान अपनी गर्दन नहीं कटाता। तादाद होता तो प्लासी की जंग, तादाद अगर बड़ी माने रखती तो फिर हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने सन 57 की जंग आज़ादी में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अरे हम तादाद को नहीं देखते, इखलास को देखते हैं, नीयत को देखते हैं, जज्बे को देखते हैं, जुस्तजू को देखते हैं, किस में कुर्बानी का जज्बा है। इसीलिए तुम्हारा भाई और बेटा जब भारत की 540 की लोकसभा में खड़े होता है, 7 मिनट की तकरीर में सबके मुंह बंद हो जाते हैं, कोई जवाब और दलील नहीं दे सकता। हम उनको आईना दिखाने का काम करते हैं। आज मोदी घुसपैठी की बात करता है, हम उनसे पूछना चाहते हैं, तुमने जो काला कानून बनाया वक्फ के ऊपर, जो संविधान के खिलाफ है, तुम मस्जिद, दरगाह, खानका को छीनना चाहते हो। ऐसे कानून के बारे में मैंने 128 पेज की रिपोर्ट लिख कर दी। उस कानून के एक एक संविधान के आइन आर्टिकल को सामने रखकर मैंने कह दिया कानून काला कानून है, इस कानून को हम रिजेक्ट करते। दुनिया ने देखा, राजद के एमपीओ ने देखा, नीतीश कुमार के सांसद ने देखा, बीजेपी के एमपी ने देखा। हमने उस कानून की कॉपी को बताया और बोला ये काला कानून है, उसको फाड़कर पार्लियामेंट की जमीन पर हमने फेंक दिया। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग कहते हैं तुम क्या क्या कर सकते हो। मेरे भाई, अल्लाह ने मुझे इल्म की दौलत से नवाजा, अल्लाह ने मुझे इल्म की दौलत से नवाजा। तेजस्वी और मुझ में फर्क ये है कि तेजस्वी के पिता मुख्यमंत्री थे, मेरे वालिद मरहूम मुख्यमंत्री नहीं थे। तेजस्वी के पिता केंद्र के मंत्री थे, मेरे मरहूम वालिद मंत्री नहीं थे, एमपी थे, कॉरपोरेटर थे। उन्होंने मुझे पढ़ाया, लिखाया, मुझे लंदन को भेजाया और कहा कि जाओ, जाकर लंदन में मेहनत करो, पैसे कमाओ और अपनी फीस भी अदा करो। तो मैं 5 साल हिंदुस्तान को वापस नहीं आया। मैं लंदन के होटलों में काम किया, मैं बैतुल खला को साफ करता था, होटल के टेबल को साफ करता था, अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में रात रात भर बैठकर काम करता था। ये सब बच्चे करते, मैंने बड़ा काम नहीं किया। जब मैंने इल्म हासिल किया, जब अल्लाह ने मुझे इल्म अता किया और बैरिस्ट्री की डिग्री आई, तो मैं ये महसूस किया कि ये जो काबिलियत अल्लाह ने मुझे अता की, मैं गरीबों के उनके हुकूक को दिलाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। इसीलिए आज सीमांचल को आया हूं, इसीलिए सीमांचल को आया हूं। इल्म इंसान को बाखबर और बाशऊर बना देता है। और ये तेजस्वी तो खैर, वो बेचारे पढ़ नहीं सके, उनके पिताजी मुख्यमंत्री भी थे, केंद्र के मंत्री भी थे, वो पढ़ नहीं सके। अल्लाह ने मुझे करम किया। मगर मैं तेजस्वी से पूछना चाहता हूं, तुम कह रहे हो कि हमारी सरकार आएगी और कह रहे हैं आके सरकार बना दो, हर घर में नौकरी देंगे, बोलता है ना। तो बिहार में कितना नौकरी है गवर्नमेंट का? 30 लाख। और सुनो, और बिहार में घर है 2 करोड़ 90 लाख। 30 लाख तो हो गया, तो अब उसको 2 करोड़ 60 लाख जनता को नौकरी देना है ना। अब सुनो, 90% मुसलमान 12th पास नहीं है। नौकरी के लिए 12th पास होना जरूरी है। कितनों को नौकरी मिलेगा बताओ? कितनों को मिलेगा बताओ? ये आंकड़ा गवर्नमेंट का है। यहां कोचा दामन में आकर मास्टर को बिठाकर सरकार बना दो, घर घर नौकरी ले लो। सुनो, अब आपको हम एक बात बता रहे हैं। तेजस्वी कितना पढ़ा हुआ है? कहां तक पढ़ा हुआ है?
9वीं जमात तक, 9वीं जमात तक, ठीक है, 9वीं जमात। जब 12वीं जमात फेल, बिहार सरकार की नौकरी नहीं मिल सकती, एक 9वीं जमात का मुख्यमंत्री बन जाएगा। और जो बैरिस्ट्री की डिग्री जिसके पास है वो वोट कटवा है, वो वोट कटवा है, वो बी टीम है, वो फुला टीम है। प्यारे, इल्म जो होता है ना, इल्म हासिल करना पड़ता है। तो ये अच्छा, 2,60,00,000 नौकरी देने के लिए एक आदमी को 25,000 तनख्वाह देना पड़ेगा। कितना होगा? 8.5 लाख करोड़। बिहार बजट कितना है बिहार का? 2 लाख करोड़। तो तेजस्वी बोलता कहां से लाएंगे? मीडिया ने पूछा, मैं जादू कर दूंगा। मैं जब छोटा था तो स्कूल में मैजिक शो होता था, एक जादूगर आके टोपी से फूल निकालता था, ये निकाला, वो निकाला। वो समझ सकते, टोपी से 8.5 लाख करोड़ नहीं निकलते। तो मोदी जी बोले मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी लंबा छोड़ता हूं। तो मोदी जी ने कहा हम 1 लाख, कितना कहा उसने, 1 करोड़ नौकरी देंगे। 1 करोड़ नौकरी को 25,000 से मल्टीप्लाई करो, 4 लाख करोड़ चाहिए। मोदी जी कहां से लाएंगे? कहां से लाएंगे? झाड़ तो नहीं उगता है। तो मालूम यह हुआ कि इलेक्शन है। मोदी जी तो बोले थे 15 लाख आएंगे भाइयों बहनों, अभी तक आ रहे हैं। मोदी जी ने कहा 2014 में कहा 1 करोड़ नौकरी दूंगा, अभी तक आ रहे हैं। तो मालूम हुआ छोड़ने में कंपटीशन हो रहा है, लंबा लंबा दूर फेंकने में कंपटीशन हो रहा है। हमने अपने अब्बा से एक तकरीर सुनी थी, तो उन्होंने बताया था कि एक बादशाह था, बादशाह के सामने गाने वाला आया, उसने बहुत अच्छा गाया। तो बादशाह ने कहा मैं तुझे 10 घर दूंगा। वो गाने वाला और अच्छा गाया, तो बादशाह बोला तुझे और 20 घर दूंगा। वो गाने वाला और अच्छा गाया, तो बादशाह ने कहा तुझे 100 अशरफियां दूंगा। बाद गाना खत्म हुआ, महफिल खत्म हुई, वो बेचारा गाने वाला गया, जाकर फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा बादशाह के, बादशाह ने ऐलान किया 10 घर, फिर 20 घर और 100 अशरफी मुझे दे दो। उसने कहा देना दिलाना कुछ नहीं है। बोला वो कैसे? तूने गाकर बादशाह का दिल खुश किया, बादशाह ने ऐलान करके तेरा दिल खुश कर दिया। ये मामला है। 20 साल की सरकार के बाद नीतीशवा 20,000 ही डालता है महिला के अकाउंट में। एम्स नहीं बना सकते सीमांचल में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, पुल पुलिया का काम नहीं करवा सकते, तटबंध का काम नहीं करवा सकते, बच्चे मर जा रहे हैं मां की कोख से पैदा होकर, तुम अस्पताल में डॉक्टर दवा नहीं रख सकते और तुम 10,000 ही दे रहे हो। इतना करप्शन है। तुमको तो चाहिए था कि महिलाओं को 50-50 हजार रुपए डालते, तब भी तुम्हारा करप्शन इतना ज्यादा था। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात होती रहती है, इनका मामला करना कराना नहीं है। याद रखो, राजद हमेशा बोलती है MY 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 बोलती है, मगर टिकट कितनों को देती है? यादव 14%, 36% टिकट दिया गया। अल्पसंख्यक समाज 17%, टिकट कितना दिया गया? लॉलीपॉप। हमको गाली देते हैं, यही तो हम बोल रहे हैं। और फिर बोलते हैं कि 1.3% का समाज कहता है कि अब के बार मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 17% समाज ये फैसला कर लिया है कि अब की बार पटना की कुर्सी पर मुख्यमंत्री की लड़ाई होगी, उप मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं होगी। इंशाअल्लाह सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। कब तक लालू परिवार का बनेगा?
15 साल लालू यादव और उनकी पत्नी, अब ये बोल रहा मुझे बना दो, कल बोलेगा मेरे बेटे को बना दो, बेटा बोलेगा मेरे को बना दो। मेरे भाई, तुम कब तक इन लोगों को अपने कंधे पर उठा कर लेकर चलोगे? हमारे बच्चे मर रहे हैं, मां की कोख में डूब के मर रहे हैं। 100 एकड़ जमीन सैलाब से कट जाती है, यूनिवर्सिटी नहीं है। आखिर कब तक तुम अपनी खबरों पर इनकी महलों को तामीर करने की इजाजत दोगे? अगर जिंदा कौम है तो यकीनन आप जिंदा हैं। आपको 11 तारीख को उठकर पूरे होशोवास के साथ अपने पतंग छाप के निशान पर बटन दबाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। आप दबाएंगे सीमांचल के इंसाफ के लिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और फिर जिसको उम्मीदवार तेजस्वी ने बनाया मास्टर साहब को, जनाब मास्टर साहब, जब ट्रिपल तलाक का गंदा कानून बनाया गया जो हमारी बहनों के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ था, तो मास्टर साहब नीतीश और मोदी के राज दुलारे थे। CAA का कानून बनाया गया, मास्टर साहब मोदी की तारीफ कर रहे थे। UAPA का कानून बनाया गया, मास्टर मोदी की तारीफ कर रहे थे। और इजहार असवी को धोखा देकर जिसने अपनी जिंदगी भाजपा में गुजार दी, उसको टिकट दिया है। याद रखो, इजहार असवी मजलिस से दूर जरूर हुए, मगर कोचा दामन में उन्हें दलालों को और जालिम लोगों के राज को फरोग नहीं दिया। उनमें इतनी ताकत थी। आज हमको और आपके कोशिश करना है कि सरवर आलम को कामयाब करिए, दलालों को और हुंडा राज होने मत दीजिए यहां पर। और मास्टर बोलते मैंने बहुत खिदमत की। क्या खिदमत की आपने? सब अपने लिए किया। नहीं, मैं बहुत खिदमत की, मैं काम किया। क्या काम किया आपने? क्या काम किया आपने? क्या काम किया? जोर से बोलो। मैं खिदमत की, मैं बहुत काम किया। हाँ, मैं जानता हूं किशनगंज में तुम जो ऑफिस बनाए किसकी जमीन पे बनाए हम जानते हैं, सब जानते हम। और आप बोल रहे हैं कि मजलिस ऐसा है, मैं मजलिस को वो कर दूंगा। मास्टर साहब, मैं खत्म हो जाऊंगा, तुम खत्म हो जाओगे। सीमांचल आज मजलिस हर घर में पतंग छाप पहुंच चुकी है, अब कोई खत्म नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह ताला मजलिस रहेगी। 8 साल का 10 साल का बच्चा हमें सीमांचल के बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर के गांव में जाकर नमाज पढ़े, वहां पर एक 8 साल का बच्चा जिस्म पर कपड़ा नहीं है, देख के बोला ए पतंग छाप। तो समझे मास्टर साहब, ये भूल जाओ। और ये दरी बिछाने का काम अब हम नहीं कर सकते। दरी नहीं बिछाएंगे, गर्दन नहीं झुकाएंगे, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। सरकार बदलो, सरकार बदलो, सरकार बदलो। ओवैसी कोचा दामन की जनता और सीमांचल की जनता से कहता है कि माहौल बदलो, सीमांचल को बदलाओ। ये काम हमको करना है, आप साथ देंगे इंशाअल्लाह, डरेंगे तो नहीं। 11 तारीख के दिन एक वोट पड़ेगा पतंग के निशान पर। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि पतंग के निशान पर बटन दबाइए। और हम अपनी बात को खत्म करने से पहले एक शायर का शेर पढ़ के जाते हैं। जो सीमांचल से इंसाफ की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इन नाइंसाफों के बारे में शायर ने लिखा था, छोड़ दिए अभी उठाइए। किताब सादा रहेगी कब तक, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्तियां उजाड़ दी, कभी तो उनका हिसाब होगा। वो दिन गए जब हर सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे। सुनो मोदी, मास्टर, नीतीश कुमार, तेजस्वी, उठेगी हम पर एक ईंट तो उठेगी हम पर जो एक ईंट कोई, तो उसका जवाब वोट से दिया जाएगा। सुकूत सहरा में बसने वालों,
जरा रुतों का मिजाज तो देखो, जरा रुतों का मिजाज तो देखो, और इंशाअल्लाह ताला जालिम का जुल्म खत्म होगा मेरे भाई, जालिम का जुल्म खत्म होगा। और ये अगर कोई मोदी, नीतीश कुमार और तेजस्वी को ये समझ रहा है कि ये फिरौन है, ये नमरूद है, ये यजीद है, तो याद रखो, अगर नमरूद है तो इब्राहिम आएगा, अगर फिरौन है तो मूसा आएगा, अगर यजीद है तो हुसैन आएगा, और अगर जालिम है तो टीपू सुल्तान आएगा, अगर बादशाह है तो मुजद्दिद अल्फसानी आएगा, अगर तुम झूठ हो तो सच आएगा, अगर तुम बातिल हो तो हक आएगा, मास्टर है तो सरवर आलम आएगा इंशाअल्लाह। तो आपसे अपील कर रहे हैं कि 11 तारीख के दिन पतंग छाप पर बटन दबेगा तो अपना फोन का लाइट खोल लीजिए, पूरा फोन का लाइट खोलिए, पूरा लाइट खोलिए, आप लोग भी खोलिए, पूरा लाइट खोला जाए। ताकि तेजस्वी, मोदी, नीतीश कुमार और मास्टर की दिमाग की बत्ती जले। तो लगाओ नारा, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, कोचा दामन की जमीन जिंदाबाद, कोचा दामन की जनता जिंदाबाद, सुरजापुरी जिंदाबाद, शेरशाह वादी जिंदाबाद, कुल्हैया जिंदाबाद, अंसारी शेख जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जिंदाबाद, दलित समाज जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, इजहार अस्वी जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर। और पैगाम दे रहा हूं जो घुसपैठी कह रहे हैं, कभी भी तुम बुरी नजर उठाओगे शेरशाहवादियों के ऊपर तो ओवैसी सामने आकर ठहर जाएगा। ये यहाँ की सरजमीन है, कोई भारत का नागरिक यहीं पर रहेगा। तो मेरे भाई 11 तारीख को पतंग छाप को वोट पड़ना चाहिए, हमारी बात सब तक पहुंचाइए। यहाँ ये कोचा दामन मंजलिस का किला है, इस किले की हिफाजत आप करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो पतंग के ऊपर बटन दबेगा, पूरा कोचा दामन में इनकलाब आएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।